PhD के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कौन सा विषय शामिल है, तो इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान खंड के प्रश्न पत्र 2 यानी जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। इस प्रश्न पत्र में जो भूगोल विषय है यानी जो ज्योग्राफी विषय है, इस विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी। आइए ज्योग्राफी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास कथन है पहला, आपके पास यानी जो ऑप्शन है ABCD के रूप में है। ए, शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। दूसरा कथन है, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तीसरा या सी कथन है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और हमारे पास जो डी ऑप्शन है वह है, उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2020 में पूछा गया था। देखिए, आपने देखा ये चारों ही कथन किसके संदर्भ में है? वनस्पति के संदर्भ में। और जब हम वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, वनस्पति के बारे में बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूरे भौगोलिक भूभाग में या पूरी पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति किसी भी स्थान के तापमान, उसकी नमी, उसकी अक्षांश की अवस्थिति क्या है, कितनी ऊंचाई पर है, इन सभी चीजों पर निर्भर करती है। साथ में इसके अलावा मिट्टी की कितनी मोटी परत है, अक्षांशों में भी उनकी ऊंचाई कितनी है। तो इन सभी के आधार पर जो वनस्पति का वितरण है वह अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो ध्यान क्या रखना है हमें? हमारे पास क्या है, जैसे ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए, हमने जब वनस्पति के बारे में हमारे पिछले वाले सेशन में पढ़ा है तो देखा है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, और यह क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां होती हैं। उष्णकटिबंधीय में भी वनस्पतियां दो प्रकार की हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार यानी जो 12 महीने क्या होती हैं, हरी भरी रहती हैं। ऐसी जगहों पर वर्षा बहुत अधिक होती है, तो अत्यधिक वर्षा की वजह से वनस्पतियां क्या होती हैं, सदैव हरी भरी होती हैं। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े वृक्ष या पेड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो पर्णपाती वन है वो पर्णपाती वन का मतलब भी थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र में होंगे, लेकिन कहाँ पर? जहाँ आप मानकर चलिए जहां पर जल की आवश्यकता होगी पौधों को। तो जब जल की आवश्यकता या जल के संरक्षण के लिए पेड़ अपनी पत्ती गिरा देते हैं तो उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। कहाँ पर होंगे? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर होंगे, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कहते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, फिर ठीक इसके ऊपर 50 से लगभग 23 के बाद लगभग 50 सेंटीमीटर 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के रूप में हम अक्षांशों का वितरण करते हैं। तो इस टेम्परेचर में जिस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें हम शीतोष्ण वनस्पतियां कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्या, सदाबहार, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां, और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियां। ठीक, फिर इसके ऊपर 50 से 70 डिग्री नॉर्थ और 50 से 70 डिग्री साउथ की बात करें तो इनके बीच में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम टैगा वनस्पतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वनस्पतियां कहते हैं। ठीक, टैगा, या इन्हें आप शंक्वाकार वनस्पतियां भी कह सकते हैं, शंकुधारी वनस्पतियां भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किन्हें शंकुधारी या टैगा वनस्पतियां कहा जाता है? जो शीत वाले क्षेत्र में पाई जाती है। 50 से 70 डिग्री नॉर्थ या आप कह सकते हैं 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें शंकुधारी वन कहा जाता है या टैगा वनस्पतियां कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात, टैगा शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा। टैगा दरअसल रूसी भाषा का शब्द है और टैगा का मतलब होता है विशुद्ध, मतलब या कह सकते हैं शुद्ध, यानी जो कि अनछुए क्षेत्र है। तो इस वजह से इसका मतलब, इसी वजह से इन वनस्पतियों का नाम क्या रख दिया गया? टैगा वनस्पतियां
रख दिया गया। अब हम हमारे कथन प्रश्न पर जोर देते हैं और प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा, चूंकि भारत हमारे इसी अक्षांश के बीच में आ जाता है, थोड़ा काफी ज्यादा इसका हिस्सा कवर हो जाता है, जिस वजह से जो भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियां होती हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति को मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है, जो भारत और थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में भी मिलती है। तो ये तो हमने कैसे समझने की कोशिश की, ये हमने समझने की कोशिश की उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति को। ठीक, उष्णकटिबंधीय जब पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो इनके बारे में एक खास बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर पाई जाती है वहाँ का क्षेत्र गर्म होता है और अत्यधिक तापमान की वजह से नमी बहुत अधिक होती है और नमी की बहुत अधिक होने से वर्षा होती है और वर्षा जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो जो रोजवुड वाले एग्जाम्पल है, रोजवुड, आबनूस, ये एग्जाम्पल दरअसल उष्णकटिबंधीय किसके हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। सदाबहार क्यों? क्योंकि हमेशा ये हरे भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो वनस्पतियों के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम कथन को पढ़ते हैं। कथन क्या है? पहला, शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। यह कथन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। और भारत की यदि हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी मानसूनी वन पाए जाते हैं या मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। ठीक, दूसरा कथन क्या है? भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह कथन सही है क्योंकि भारत के अधिकांश भाग में वास्तव में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन पाए जाते हैं। तीसरा है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड या आबनूस शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि जो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, एक तो ये उष्णकटिबंधीय वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दृढ़ काष्ठ वाले जो वृक्ष है, चाहे आप रोजवुड की बात करें, आबनूस की बात करें या आप महोगनी की बात करें, तो ये ऐसे वृक्ष हैं, ये ऐसे वन हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। यहाँ शीतोष्ण लिखा है, इसे काटकर बस उष्ण लिख दीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के भीतर महोगनी, रोजवुड जैसे वृक्ष क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आबनूस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चौथा है, उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है। यह कथन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जो शीतकटिबंधीय क्षेत्र में है उन्हें हम टैगा या शंकुधारी वन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों को शंकुधारी वन नहीं कहते हैं, न टैगा वन नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति का मतलब क्या? यानी ये उस वनस्पति के बारे में चर्चा की जा रही है जहां की जलवायु कैसी है। भूमध्य सागरीय वाले स्थान जो कि कहां से? अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है, यूरोप से भी जुड़ा हुआ है, एशिया से भी जुड़ा हुआ है ना। भूमध्य सागर आप इस प्रश्न को समझने के लिए भूमध्य सागर सबसे पहले अपने मैप में निकाल लीजिए, भूमध्य सागर की लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, और भूमध्य सागर की लोकेशन में ही देखिए कि क्या वह यूरोप से जुड़ा है, क्या वह एशिया से जुड़ा है, क्या वह अफ्रीका से जुड़ा है। बिल्कुल, ये इन रीजन से घिरा हुआ है। तो भूमध्य सागर में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं उन्हें हम भूमध्य सागरीय वनस्पतियां कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले रीजन में देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका के भी पश्चिमी हिस्से में आप देख लीजिए। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया के भी हिस्से में देख सकते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। इसके अलावा आप यदि वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो बीच में कई सारे ऐसे रीजन है जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों को दर्शाते हैं। जैसे ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं, ये भी भूमध्य सागरीय वनस्पति हैं, ये तो भूमध्य सागर वाला ही क्षेत्र है, इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। जो अफ्रीका है उसके सदर्न वाला क्षेत्र है वह भी किससे घिरा हुआ है? भूमध्य सागरीय वनस्पतियों से। ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है यह भी भूमध्य सागरीय वनस्पतियों से संबंधित है, इससे घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखें कि केवल यह उस तक सीमित नहीं है, यानी यह केवल एशिया, केवल यूरोप, केवल अफ्रीका के उत्तरी हिस्से से सीमित नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक,
अब यदि हम इस प्रश्न पर चर्चा करें तो देखिए पहला कथन क्या है इस प्रश्न में, भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में बताना है क्या सही है। कथन एक है, यह केवल यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरा कथन है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। और तीसरा कथन है, यहाँ वन्य जीव कम है। ठीक है, अब आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है केवल ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 1। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2020 में पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न में क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पति। अभी हमने भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है और हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है वह केवल यहाँ ही नहीं पाई जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इसकी अवस्थिति क्या है। जहां पर वनस्पति बहुत कम मिलेगी, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में चर्चा होगी ही होगी। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, केवल यूरोप में नहीं है और भी रीजन में है। आपने देखा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भी कुछ रीजन में है, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ रीजन में है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल मिलते हैं, बिल्कुल यह सही बात है। इन रीजन में, भूमध्य सागरीय रीजन में इन चीजों की जो खेती है वे बहुत अधिक होती है। विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट है उनकी, प्रोडक्ट में भी ध्यान रखिएगा किसकी, फलों की, यानी संतरा, अंजीर, अंगूर, नींबू वंश के फल। ठीक है, तीसरा कथन है, यहाँ वन्य जीव कम होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर वन्य जीवों की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, 2 और 3 सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब को देखें तो केवल 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि देखिए, जब हम सहारा मरुस्थल वाले रीजन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा और इसे समझने की कोशिश की, जो सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है वह रेगिस्तानी क्षेत्र है, वह गर्म रेगिस्तान का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और वह विस्तारित हो रहा है लगातार, इस वजह से इसे रोकने की भी कई पहले चल रही हैं। ये मानकर चलिए कि सहारा रेगिस्तान कई देशों तक विस्तारित है, जिसमें 9 से अधिक देश शामिल हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान में यह ध्यान रखना है कि इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है यह कैसा है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं। सहारा रेगिस्तान बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक तक जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1922 के आसपास 57 डिग्री तक पहुंच चुका था, जो कि अपने आप में सबसे अधिक टेम्परेचर देखने वाला क्षेत्र वह रहा है। तो सहारा रेगिस्तान के बारे में सबसे खास बात कि क्या सहारा रेगिस्तान की जो गुफाएं हैं उनमें देखा गया कि नदियों के भी चित्र हैं, मगरमच्छों के भी चित्र हैं, वहां पर हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, इन सभी के जो आम पशु हैं इनके चित्रों को उस गुफा में दर्शाया गया है। तो क्या ये इसलिए दर्शाया गया है कि पहले इनके वहां पर अवशेष रहे होंगे या पहले ये वो वहां रहे होंगे? तो देखिए, इससे यह पता चलता है कि जो सहारा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वह कभी हरा भरा मैदान होता रहा होगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा देखने को मिला कि वह क्षेत्र क्या हो गया, वनस्पति विहीन होता चला गया और अब वह रेगिस्तानी और मरुस्थलीय क्षेत्र बन चुका है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि यह सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। बी, सी, डी ऑप्शन इसमें गलत होंगे। जो क्या है, वहां रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी ऐसे पशुओं को देखा ना हो, बस ऐसे ड्रॉ कर लिया हो। ठीक है, सी, वहां लोग उस क्षेत्र से प्रवासित हुए थे जहां वनस्पति बहुत समृद्ध थी, ऐसा भी नहीं, इसका जो सटीक एग्जाम्पल दरअसल ए ही है। डी, लोग उन चीजों की कल्पना करते हैं जो उनके पास नहीं होते, तो हम ऐसी चीजों की तो कल्पना नहीं ही करते हैं, क्योंकि हम ऐसी कल्पना करते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीजों को पहले देख चुके होते हैं, तभी हम यह कल्पना करते हैं। यदि वह चीज हमारे पास नहीं है या वह उसका अस्तित्व नहीं है तो हम उस चीज की वैसे भी कल्पना नहीं कर पाते। ठीक है, तो सीटेट 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। दूसरा कथन है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। और तीसरा कथन है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सही विकल्प का चयन करना है। हमारे पास विकल्प क्या है, ए है, केवल एक सही है,
बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 3 और 2 सही है, डी 1 2 3 और 3 सभी सही है। यह प्रश्न भी सीटेट 2020 में पूछा गया था। देखिए इसमें जो वनस्पति के संदर्भ में ही प्रश्न है यह भी। देखिए इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह बात बिल्कुल सही है। दरअसल जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है वहां वन जंगलों का विकास होता है, जहां पर थोड़ा सा कम या मध्यम वर्षा होती है वहां घास स्थलों का विकास होता है, और जहां पर शुष्क क्षेत्र है, जहां वर्षा कम होती है, वहां पर कांटेदार झाड़ियों का विकास होता है। ठीक है, बी ऑप्शन, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। वनस्पति की वृद्धि तापमान कितना है, वहां पर आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, उसकी वजह से वर्षा कितनी होगी, इस पर निर्भर करती है। अत्यधिक वर्षा से वन होते हैं, ये हमने अभी पहले देखा। इसके अलावा मिट्टी की मोटाई की परत कितनी है, इसके अलावा अक्षांशों की अवस्थिति क्या है, ऊंचाई कितनी है, इन सभी चीजों पर वनस्पति की वृद्धि, इनकी सघनता निर्भर करती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा कथन, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सहारा, जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ तो वहां भी वनस्पति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, हट गई, अलग हो गई। तो प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार हैं इनमें जो भी परिवर्तन होगा वह कब होगा, जब वहां पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है वनस्पति के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी, और इन सभी चीजों के वितरण के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है, सही है। 1 2 और 3 तीनों कथन सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसमें क्या लिखा है, 1 2 और 3 सभी कथन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास पहला कथन है, ध्यान रखें, मरुस्थल डेजर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला कथन है, ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाली सूर्य के ताप का अनुभव करता है। दूसरा कथन है, गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास कथन ABCD में सही विकल्प में क्या क्या है। देखिए पहला कथन है, पहले ऑप्शन में है 1 सही है किंतु 2 गलत है, बी ऑप्शन में है 1 गलत है किंतु 2 सही है, सी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों सही है, और डी ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों गलत है। सीटेट 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, मरुस्थल के संदर्भ में। यदि हम बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख एक ठंडे मरुस्थल का एग्जाम्पल है, ये हमने देखा भी। ठंडे मरुस्थल के साथ साथ लद्दाख की एक खास बात यह भी है कि लद्दाख में यदि आप ऊपर से सूर्य की किरणें प्राप्त कर रहे हैं, जो कि लद्दाख में ऊपर जाते जाते तक अत्यधिक ऊंचाई पर 3000 से 8000 मीटर तक की ऊंचाई है, इस ऊंचाई में जो वायु है वह क्या होती है, विरल हो जाती है। और जैसे ही वायु विरल होती है, इसके कण क्योंकि दूर हो गए, जैसे ही वायु विरल हुई तो सूर्य की किरणें क्या है, बहुत तेजी से शरीर पर पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वायु के विरल होने की वजह से सूर्य की किरणों का प्रभाव आपके शरीर में, बॉडी में क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। इस वजह से ऐसा देखा जाता है लद्दाख में कि यदि आपके ऊपरी शरीर पर सूर्य की किरणें बहुत तेजी से पड़ रही हैं और आपका निचला वाला शरीर छाया में है, यानी सूर्य की किरणें इस पर नहीं पड़ रही हैं, तो नीचे की वजह से इतना अधिक टेम्परेचर आपको, बहुत कम टेम्परेचर आपको महसूस होगा, लेकिन शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में आपको बहुत अधिक टेम्परेचर होगा। यानी एक साथ आपको, यदि आप लद्दाख में खड़े हैं, ऊपर वाले हिस्से में तेजी से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और निचले हिस्से में आप समझिए कि ठंड में हैं आप, या वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, तो आपको एक साथ ऊपरी वाले हिस्से पर ऊष्माघात हो जाएगा और नीचे वाले हिस्से पर तुषाराघात। एक साथ ठंडी और गर्मी दोनों का प्रेशर आप पर पड़ेगा, तो ऊष्माघात, तुषाराघात एक साथ पड़ने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसा अनुभव कहां पर किया जा सकता है, लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा, ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाली सूर्य के ताप का अनुभव करता है। पहला कथन सही है। दूसरा, गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। मरुस्थल गर्म होता है तो टेम्परेचर लगभग टेम्परेचर वहां का बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहां पर, मरुस्थली क्षेत्रों में। और वहीं पर जब शाम होती है, जैसे जैसे दोपहर ढलती है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिरता जाता है। और टेम्परेचर गिरने के लेवल पर यहां तक पहुंच जाता है कि उस डेजर्ट वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में भी टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिर जाता है। कहाँ, शाम को, जहां दिन में आप देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर है, 55 डिग्री टेम्परेचर है, वहां रात में टेम्परेचर गिरकर 0 डिग्री या 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है।
इस वजह से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।